हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम जो आर ओ का एग्ज़ाम है पीसीएस वाला या फिर जो हाई कोर्ट वाला है उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका डे 2 है ये, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसमें केवल कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, और संरचना ये कैसी है, कौन सी लेयर कहाँ है, इसको लास्ट में देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की संरचना कई चीज़ पर डिपेंड करती है। पहला तो हो गया घनत्व। पूरी तरह से भी नहीं कहा जा सकता कि कोई एक ही चीज़ है जिस पे पृथ्वी की संरचना टिकी हुई है, तो ये सभी कारण जिम्मेदार हैं। अगर आपसे कारण पूछा जाता है इनमें से किस पे पृथ्वी की संरचना निर्भर नहीं करती है, तो आप इसे अच्छे से आपको पता होना चाहिए। घनत्व पे डिपेंड करती है, दाब पे, तापक्रम पे, इन सभी चीज़ों पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना टिकी हुई है। सबसे पहले औसत घनत्व कितना है पृथ्वी का? 5.5। पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5, और केवल भूपर्पटिका यानी ऊपरी जो परत है क्रस्ट उसका है 3। और कहा गया है कि कोर का घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। पृथ्वी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो कहा गया है कोर का घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। कोर जो हमारा है वो ठोस अवस्था में है। याद रखिएगा कोर को 2 पार्ट पे डिवाइड किया गया है, एक ऊपरी कोर, एक निचला वाला कोर। तो जो अंदर वाला कोर है, आंतरिक कोर, वो ही केवल ठोस अवस्था में, ऊपर वाला द्रव अवस्था में है। तो पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं पृथ्वी का घनत्व बढ़ता जाएगा, क्योंकि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो जल्दी गल जाती हैं, कुछ नहीं गलती हैं। तो अंदर वाला पार्ट हमारा द्रव अवस्था में होना चाहिए था अगर घनत्व नीचे जाने पे बढ़ता, लेकिन ये ठोस अवस्था में, क्योंकि एक सीमा के बाद जो घनत्व है वो ज़्यादा नहीं बढ़ सकता और पदार्थ ठोस अवस्था में रह जाते हैं और वो पिघलेंगे नहीं। ये धातुओं पे भी डिपेंड करता है, घनत्व पे भी डिपेंड करता है। अब दूसरा आता है दबाव। दाब आता है। दाब जो है वो घनत्व बढ़ाता है, इसीलिए जो कोर का घनत्व सर्वाधिक है। सर्वाधिक घनत्व कोर का है, क्योंकि दाब जो है वो घनत्व को बढ़ाता है, लेकिन एक सीमा तक, क्योंकि कहा गया है कि कोर का जो ऊपरी वाला पार्ट है वो द्रव अवस्था में है। तो हम जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं अलग अलग पार्ट अलग अलग अवस्था में, कोई ठोस है कोई द्रव, कोई निश्चित नहीं है। फिर आता है तापक्रम। तो 32 किलोमीटर जाने पर हमारी जो पृथ्वी की जो तापमान है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, सामान्य रूप से ऐसा कहा गया है। लेकिन ये तापमान में भी अंतर पाया गया है, क्योंकि पहले 100 किलोमीटर जाने पे जो वृद्धि होती है वो 1 किलोमीटर जाने पे 12 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। फिर 300 किलोमीटर जाने पर केवल 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, उसके बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो सामान्यतः यही पूछा जाता है, सामान्यतः तापक्रम कितना बढ़ता है नीचे जाने पे, तो 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। फिर आता है पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उसमें कुछ परिकल्पनाएं दी गई हैं। तो ग्रहाणु परिकल्पना, इसमें कहा गया है ये कोर को ठोस अवस्था में मानती है। इसका कहना है जो हमारा आंतरिक पार्ट है पृथ्वी का वो ठोस अवस्था में है। और दूसरी जो ज्वारीय और वायव्य परिकल्पना है, ये पृथ्वी के आंतरिक जो कोर है उसे तरल मानती है, ये द्रव मानती है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह पूछा जाता है कि कौन सी परिकल्पना कोर को ठोस मानती है, तो हम बोलेंगे ग्रहाणु परिकल्पना। कौन सी द्रव मानती है? ज्वारीय और वायव्य। अब सबसे ज़्यादा हमें प्राकृतिक साधन कौन से हैं जिनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? तो ज्वालामुखी और भूकंप। ज्वालामुखी से हमें पता चलता है कि हमारी पृथ्वी में कहीं ना कहीं द्रव अवश्य है जो लावा बन के बाहर निकलता है, कहीं पे मैग्मा है तभी वो लावा बन के बाहर निकलता है। और भूकंप से कैसे पता चलता है? तो भूकंप में 3 तरह की तरंगें होती हैं, P, S और L। तो ये तरंगें अलग अलग माध्यम में चलती हैं जिनसे हमें आंतरिक संरचना को समझने में आसानी होती है। P तरंग जो होती है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती है। जो एस तरंग होती है ये केवल ठोस में चलती है। तो इसी से हमें पता चलता है कि कहीं पे द्रव है वहाँ पे एस तरंग नहीं जा पाती है। और एल तरंग जो सबसे लास्ट में आती है केवल सरफेस पे चलती है। तो इन्हीं एस तरंगों से पता चलता है कि पृथ्वी का जो कोर वाला पार्ट है, जो ऊपरी कोर है, वहाँ पे ये एस तरंग नहीं जाती है। इससे हमें अच्छी जानकारी मिल जाती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में। एक बात हमें समझनी होगी, जो एल तरंगे हैं जिन्हें बोलते हैं लॉन्ग वेव्स या फिर सरफेस वेव्स, ये सबसे लास्ट में आती हैं पृथ्वी पर और सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। केवल सरफेस पे चलती हैं, सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। सबसे पहले प्राइमरी वाली आती है P, उसके बाद सेकेंडरी आती है S, उसके बाद ये लास्ट वाली आती है जिसे कहते हैं लॉन्ग वेव्स। तो सबसे ज़्यादा तीव्रता किसकी है? लॉन्ग वेव्स की। और ये तरंगे जो PSL तरंगे होती हैं ये कोई सीधे मार्ग का अनुसरण नहीं करती, ये वक्राकार मार्ग में चलती हैं। तो ये तरंगे वक्राकार चलती हैं, इससे भी हमें पता चलता है कि हर जगह संरचना समान नहीं है, इसीलिए अपने मार्ग से डाइवर्ट हो जाती हैं। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहाँ पे कौन सी लेयर है, ये सभी चीज़ें देखेंगे। तो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है पृथ्वी को। ऊपर वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं क्रस्ट या भूपर्पटी, बीच वाला मेंटल, नीचे वाला कोर। तो इसमें पूछा जाता है कि
क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है या असंबद्धता होती है उसे क्या बोलते हैं? तो सभी लेयर्स के बीच के नाम पूछे जाते हैं। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में ये जो मोहो है, ये वाली डिसकंटिन्यूटी, इसे बोलते हैं मोहो। मोहो, क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या है? मोहो। ये हमारी जो घनत्व है पृथ्वी का, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है इसे बताती है ये असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी। इसका नाम रख दिया गया है मोहो। फिर मेंटल और कोर के बीच में क्या आता है? गुटेनबर्ग। क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो, मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग। यहाँ से यहाँ तक पूरा क्रस्ट है, यहाँ से यहाँ तक पूरा मेंटल है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कोर है। अब इनमें आपस में भी इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट को दो पार्ट में, मेंटल को दो पार्ट में, कोर को दो पार्ट में। तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसे कहते हैं आउटर पार्ट। यहाँ पे इनर लिख दिया गया है गलती से, तो ये ऊपर वाला आउटर है, नीचे वाला इनर है। सभी जगह ऊपर वाला आउटर होगा, नीचे वाला इनर होगा। तो जो ऊपरी पार्ट है, क्रस्ट का जो ऊपरी पार्ट है और नीचे वाला पार्ट, इन्हें क्या डिवाइड करता है बीच में? इसे बोलते हैं कोन रॉड। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को कौन डिवाइड करता है? कोन रॉड। अब ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को कौन डिवाइड करता है? रेपटी। फिर ऊपरी कोर और निचले कोर को लेमन। तो हमें सब चीज़ें फिर से पढ़नी होगी जिससे एग्जाम में कन्फ्यूज़न ना हो कहाँ पे कौन सा है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या है? मोहो। मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग। अब इसमें आपस में देख लेते हैं। तो क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में ऊपरी वाले और निचले वाले में कोनराड। फिर ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में रेपटी। फिर ऊपरी कोर और निचले कोर के बीच में लेमन। ये सभी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ और जो पूछा जाता है कि लिथोस्फीयर किसे कहते हैं या स्थल मंडल किसे कहते हैं? तो क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं लिथोस्फीयर। पूरा क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी पार्ट उसे कहते हैं लिथोस्फीयर। और इसके अलावा क्रस्ट को जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो ऊपरी वाला पार्ट है ये ज़्यादातर ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं और नीचे वाला बेसाल्ट चट्टानें होती हैं। जो स्थल मंडल वो होता है हमारा, वो ज़्यादातर ग्रेनाइट चट्टानों से बना होता है। जो महासागरीय तल होता है वो बना होता है बेसाल्ट चट्टानों से। तो ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब देखते हैं कि रासायनिक संघटक के हिसाब से पृथ्वी को कैसे डिवाइड किया गया है। तो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऊपरी जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं सियाल, या फिर ये सियाल कैसे बोलते हैं? तो ये SI जो है ये सिलिकॉन है और AL जो है ये एल्युमिनियम है। तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से ऊपरी वाला पार्ट बना है। फिर बीच में आता है सीमा। सीमा किसे बना है? तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। नीचे वाला जो कोर है वो निकिल और आयरन से, इसे बोलते हैं निफे। ऊपर वाला सियाल, ये हो गया सीमा, नीचे वाला निफे। अब देख लेते हैं कि क्रस्ट जो भूपर्पटी होती है हमारी पूरी, उसे कौन कौन से उसमें तत्व होते हैं, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा होता है, कौन सा कम, या फिर अरेंज करिए इन्हें। तो केवल क्रस्ट की बात की जा रही है भूपर्पटी की। इसमें ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन तत्व सबसे ज़्यादा होता है। ये एक धातु नहीं है, तो अगर धातु पूछा जाता है तो ऑक्सीजन जवाब नहीं होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है 46.60%। फिर आता है सिलिकॉन जो है 27.72%। सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। फिर आता है सिलिकॉन, फिर आता है एल्युमिनियम 8.13%। तो अगर आपको इसमें परसेंटेज याद हो या नहीं, लेकिन आपको क्रम याद होना चाहिए। पहले ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर आता है आयरन। अब अगर बात की जाए पूरी पृथ्वी की सबसे ज़्यादा तत्व यानी धातु कौन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा धातु कौन सी पाई जाती है पूरी पृथ्वी में, क्रस्ट में नहीं, तो ये है आयरन। आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर आता है क्रस्ट की बात की जा रही है, आयरन के बाद क्या आएगा? आयरन के बाद कैल्शियम, फिर आता है सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम। फिर से एक बार देख लीजिए, ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम। तो ये चीज़ें आपको इसी क्रम में याद होनी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा क्या होता है? तो ऊपरी परतों की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन होगा यहाँ पर बी। सियाल के मुख्य संघटक कौन कौन से हैं? सियाल में होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ऑप्शन यहाँ पर होगा सी। फिर आता है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी स्रोत के अंतर्गत ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी के कोर को माना गया है। तो कोर को क्या माना गया है ग्रहाणु परिकल्पना में? ठोस माना गया है। और ज्वारीय और वायव्य परिकल्पना में द्रव माना गया है। किस भूकंपीय तरंग की गति सबसे कम तथा तीव्रता सबसे अधिक होती है? तो गति सबसे कम किसकी होती है? जो सबसे लास्ट में आएगी, यानी एल तरंग, और इसकी तीव्रता भी सबसे अधिक होती है। ऑप्शन होगा ए। मोह असंबद्धता किसे अलग करती है? तो ये क्रस्ट और मेंटल को मोह असंबद्धता अलग करती है। फिर आता है, महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? तो जो महाद्वीपीय चट्टान होती हैं वो ग्रेनाइट से बनी होती हैं, और जो महासागरीय होती हैं वो बेसाल्ट से बनी होती हैं। तो यहाँ पे महाद्वीपीय पूछा है,
ग्रेनाइट से, ऑप्शन सी। दुर्बलता मंडल कहाँ स्थित होता है? तो जो मेंटल का ऊपरी वाला पार्ट होता है उसे दुर्बलता मंडल कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होगा डी। और यही जिम्मेदार होता है जो मैग्मा का और लावा का। फिर आता है कोर के आंतरिक भाग का निर्माण किससे हुआ है? तो आंतरिक भाग यानी निफे से बना है, निकल और आयरन से। ऑप्शन होगा ए, निकल और आयरन। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपी पीसीएस का ROE हो या फिर हाई कोर्ट का ROE हो। तो इस टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार में समझ नहीं आया है तो स्पीड बढ़ा के दोबारा देख लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।